विवेचना में आज कहानी किस तरह हैदराबाद को भारत में मिलाया था सरदार पटेल। विवेचना में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल। हमेशा से ही करीब 82,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की हैदराबाद रियासत का शुमार भारत के प्रमुख राजघरानों में किया जाता रहा है। इसका क्षेत्रफल ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के क्षेत्र से भी अधिक था और आबादी थी 1,60,00,000, जो कि यूरोप के कई देशों से अधिक थी। शायद इसके विशेष दर्जे की वजह से ही उसे आज़ादी के बाद भारत में शामिल होने या न होने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था। उस समय भारत के गृह सचिव रहे HVR आयंगर ने एक इंटरव्यू में कहा था, सरदार पटेल का शुरू से ही मानना था कि भारत के दिल में एक ऐसे क्षेत्र हैदराबाद का होना जिसकी निष्ठा देश की सीमाओं के बाहर हो, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा था। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में रखे इस इंटरव्यू में आयंगर यहां तक कहते हैं कि पटेल की दिली इच्छा थी कि निजाम का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। नेहरू और माउंटबेटन की वजह से पटेल अपनी इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। नेहरू पटेल को हमेशा याद दिलाते रहे कि हैदराबाद में बड़ी संख्या में मुस्लिम अल्पसंख्यक रहते हैं। निजाम से पिन छुड़ाने के बाद होने वाले असर को संभाल पाना भारत के लिए मुश्किल होगा, लेकिन पटेल की नज़र में उस समय का हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह था, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। शुरू में नेहरू हैदराबाद में सेना भेजने के पक्ष में नहीं थे। पटेल के जीवनीकार राजमोहन गांधी लिखते हैं, नेहरू का मानना था कि हैदराबाद में सेना भेजने से कश्मीर में भारतीय सैनिक ऑपरेशन को नुकसान पहुंचेगा। A.G. नूरानी अपनी किताब द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद में लिखते हैं, हैदराबाद के मुद्दे पर कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नेहरू और पटेल दोनों मौजूद थे। नेहरू सिद्धांत रूप से सैनिक कार्रवाई के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो इसे अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे, जबकि पटेल के लिए सैनिक कार्रवाई पहला विकल्प था। बातचीत के लिए उनके पास धैर्य नहीं था। इस बैठक का एक और विवरण पटेल के करीबी और उस समय रिफॉर्म्स कमिश्नर VP मेनन ने HB हॉटसन को 1964 में दिए गए इंटरव्यू में किया है। मेनन कहते हैं, नेहरू ने बैठक की शुरुआत में ही मुझ पर हमला बोला। असल में वो मेरे बहाने सरदार पटेल को निशाना बना रहे थे। पटेल थोड़ी देर तो चुप रहे, लेकिन जब नेहरू ज्यादा कटु हो गए तो बैठक से वॉकआउट कर गए। मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर आया, क्योंकि मेरे मंत्री की अनुपस्थिति में वहां मेरे रहने का कोई तुक नहीं था। उसके बाद राजा जी ने मुझसे संपर्क कर सरदार को मनाने के लिए कहा। फिर मैं और राजा जी सरदार पटेल के पास गए। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। सरदार गुस्से में चिल्लाए, नेहरू अपने आप को समझते क्या है? आजादी की लड़ाई दूसरे लोगों ने भी लड़ी है। सरदार का इरादा था कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर नेहरू को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाए, लेकिन राजा जी ने सरकार को डिफेंस कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए मना लिया। इस बैठक में नेहरू शांत रहे और हैदराबाद पर हमला करने की योजना को मंजूरी मिल गई। कई सदियों से हैदराबाद की हीरे की खानों से दुनिया के एक से एक मशहूर हीरे निकलते आए हैं। उनमें से एक कोहनूर भी था। निजाम के पास दुनिया का सबसे बड़ा 185 कैरेट का जैकब हीरा था, जिसे वो पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। निजाम को हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस कहा जाता था और वो जहां भी जाते थे उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। टाइम पत्रिका ने 1937 में उन्हें दुनिया का सबसे
अमीर शख्स घोषित किया था, लेकिन तब भी वो एक कंगाल की तरह फटी शेरवानी और पाजामा पहनते थे। निज़ाम के सबसे करीबी थे सैयद कासिम रज़वी। उनका अपना राजनीतिक दल था, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उन्होंने ही जूनागढ़ विवाद के बाद सरदार पटेल की चुटकी लेते हुए कहा था, सरदार से छोटा जूनागढ़ तो संभल नहीं रहा, वो हैदराबाद के बारे में इतना गरज क्यों रहे हैं। जब जूनागढ़ ने आत्मसमर्पण कर दिया तो सरदार पटेल ने रज़वी को जवाब देते हुए कहा था, अगर हैदराबाद ने दीवार पर लिखी इबारत नहीं पढ़ी तो उसका भी वही हश्र होगा जो जूनागढ़ का हुआ है। सत्ता हस्तांतरण के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 को लंदन में भारतीय उच्चायुक्त कृष्ण मेनन को पता चल गया था कि निज़ाम और चेकोस्लोवाकिया के बीच एक गुप्त सैन्य समझौते की बात चल रही है और हैदराबाद के युद्ध मंत्री अली यावर जंग 30 लाख पाउंड की राइफलों, लाइट मशीन गन, रिवॉल्वरों और दूसरे उपकरणों की खरीदारी करने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल पुलिस नहीं बल्कि सेना के लिए किया जाएगा। यही नहीं, निज़ाम ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का ऋण देने और कराची में एक व्यापार एजेंट नियुक्त करने की घोषणा भी कर दी। पटेल को इस बात का अंदाजा था कि हैदराबाद पूरी तरह से पाकिस्तान के कहने में था। यहाँ तक कि पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ हैदराबाद का समझौता कराने की फिराक में था, जिसके तहत हैदराबाद गोवा में बंदरगाह बनवाएगा और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकेगा। इंदर मल्होत्रा ने 31 मई 2010 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने लेख द हॉर्सेस दैट लेड ऑपरेशन पोलो में लिखा था। और तो और निज़ाम ने राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने की भी इच्छा प्रकट की थी, जिसे एटली सरकार ने ठुकरा दिया था। निज़ाम ने अमेरिकी राष्ट्रपति से भी हस्तक्षेप करने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था। 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो गया। इसके साथ ही निज़ाम हैदराबाद का सबसे बड़ा समर्थक इस दुनिया से जाता रहा। 22 मई 1948 को जब रज़ाकारों ने गंगापुर स्टेशन पर ट्रेन में सफ़र कर रहे हिंदुओं पर हमला बोला तो पूरे भारत में सरकार की आलोचना होने लगी कि वो निज़ाम के प्रति नर्म रुख अपना रही है। भारतीय सेना के पूर्व उपसेना प्रमुख जनरल S.K. सिन्हा अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं, मैं जनरल करियप्पा के साथ कश्मीर में था कि उन्हें संदेश मिला कि सरदार पटेल उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। दिल्ली पहुंचने पर हम पालम हवाई अड्डे से सीधे पटेल के घर गए। मैं बरामदे में रहा जबकि करियप्पा उनसे मिलने अंदर गए और 5 मिनट में बाहर आ गए। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि सरदार ने उनसे सीधा सवाल पूछा कि अगर हैदराबाद के मसले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो वो क्या बिना किसी अतिरिक्त मदद के हालात से निपट पाएंगे। करियप्पा ने एक शब्द का जवाब दिया था, हाँ, और उसके बाद ये बैठक खत्म हो गई थी। इसके बाद सरदार पटेल ने हैदराबाद के खिलाफ सैनिक कार्रवाई को अंतिम रूप दिया। भारत के तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल रॉबर्ट बूचर इस फैसले के खिलाफ थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की सेना इसके जवाब में अहमदाबाद और मुंबई में बम गिरा सकती है, लेकिन पटेल ने उनकी सलाह नहीं मानी। इंदर मल्होत्रा अपने लेख में लिखते हैं, जैसे ही भारतीय सेना हैदराबाद में घुसी, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने अपनी डिफेंस काउंसिल की बैठक बुलाई और सवाल किया कि क्या हैदराबाद में पाकिस्तान कोई एक्शन ले सकता है। बैठक में मौजूद ग्रुप कैप्टन एलवर्दी ने, जो बाद में एयर चीफ मार्शल और ब्रिटेन के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, कहा नहीं। लियाकत ने फिर जोर देकर पूछा, क्या हम दिल्ली पर बम नहीं गिरा सकते? एलवर्दी का जवाब था, हाँ,
ये संभव तो है, लेकिन पाकिस्तान के पास कुल 4 बम वर्षक हैं, जिनमें से सिर्फ 2 काम कर रहे हैं। इनमें से शायद एक दिल्ली पहुंचकर बम गिरा भी थे, लेकिन इनमें से कोई वापस नहीं आ पाएगा। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में हैदराबाद में घुसी। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। 108 घंटों तक चली इस कार्रवाई में 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवान भी खेत रहे। भारतीय सेना ने अपने 66 जवान खोए, जबकि 97 जवान घायल हुए। फरवरी 1949 को जब सरदार पटेल का विमान हैदराबाद के बेगमपट हवाई अड्डे पर उतरा, तो निजाम हैदराबाद वहां मौजूद थे। इससे पहले जब सरदार ने अपने विमान की खिड़की से निजाम को देखा, तो उन्होंने अपने सचिव वी शंकर से कहा, सो हिज एग्जॉस्टेड हाइनेस इज हियर। लेकिन जब निजाम ने उनके सामने आकर अपना सिर झुकाकर अपने हाथ जोड़े, तो उन्होंने मुस्कुराकर उनके अभिवादन का जवाब दिया। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।